हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 11th फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 11th के एक इम्पॉर्टेंट से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सार्थक अंक। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है वो आईआईटी और नीट के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। यदि कोई डाउट्स रहे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। तो शुरू करते हैं। सार्थक अंक क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो सार्थक अंक किसे कहा जाता है? किसी भी भौतिक राशि की माप में वे सभी अंक जो कि विश्वसनीय होते हैं तथा एक संदिग्ध अंक को भी हम सार्थक अंक मानते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी परिभाषा। इसे आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं और मैं इसे यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, फिर इसे अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, देखिए, किसी भौतिक राशि की माप में वे सभी किसी भौतिक राशि के माप में सभी विश्वसनीय सभी ऐसे लिख लें, विश्वसनीय तथा एक अविश्वसनीय लिखें चाहे संदिग्ध, एक संदिग्ध अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए, यहाँ पर अंक कौन से विश्वसनीय होंगे और कौन से क्या होंगे? संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब अविश्वसनीय से भी होगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने किसी क्षण की लंबाई को नापा और लंबाई में हमने अनुमान लगाया कि 1 मान लेते हैं यह हमारा जो वैल्यू है वो 2.51 मीटर हमने लिया। 2.51 मीटर ले लिया किसी क्षण की लंबाई को मापन में। तो अब इसमें पहले के जो 2 अंक हैं वे क्या होंगे? विश्वसनीय अंक होंगे। क्या होंगे? विश्वसनीय अंक होंगे। ये हमारा क्या है? विश्वसनीय अंक है। विश्वसनीय अंक हैं। और ये लास्ट का जो अंक है वही क्या है? आपका संदिग्ध अंक है। अब संदिग्ध कैसे हुआ? संदिग्ध को समझने के लिए देखिए, मान लेते हैं कि हमने 1 मीटर स्केल लिया और जिस मीटर स्केल से हम नाप रहे हैं उस क्षण की लंबाई को नापते समय ये जो वैल्यू आया, पहली लाइन जो थी वो 2.50 के बराबर थी और इसके बाद का अंक जो होगा वो 2. यहाँ पर देखिए ये 2.51 के बराबर होगा, ये वाली लाइन। इसके बाद का जो अंक होगा वो 2.52 होगा। इसी तरह से नंबर आगे बढ़ेंगे। अब ये लाइनें मीटर स्केल में बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, तब प्रेक्षक चाहे हम हो या फिर कोई भी व्यक्ति इसे जब माप ले रहा होता है तो ये ज़रूरी नहीं कि ये जैसे 2.51, इसका मतलब आप थोड़ा सा और समझ लीजिए। ये 2.51 का मतलब है 2 मीटर। क्या मतलब है? 2 मीटर और 51 सेंटीमीटर।
ठीक है, 2 मीटर 51 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ये जो हम 2.51 सेंटीमीटर लेना चाहते थे, ये एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं कि प्रेक्षक यहीं पर इस एक वाले पॉइंट पर ही एग्जैक्ट रख दे, ये फिक्स तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यदि किसी प्रेक्षक ने यहाँ पर भी कोई बिंदु रख लिया इसके बीच में भी, तब भी वह क्या मानता है कि वह 2.51 के बराबर मतलब 51 के समीप है, तो 51 लिख सकता है या फिर 50 भी लिख सकता है। तो इस अंक का निर्णय मतलब ये विश्वसनीय नहीं है, अविश्वसनीय है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि ये इससे आगे था या इससे पीछे था। इसी तरह से अगर यहाँ पर डिजिट रख दे बिंदी, मतलब ये हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा दिखा रहे हैं, पर मीटर स्केल में ये जो लाइनें होती हैं वो बहुत समीप होती हैं, तो वहाँ पर एग्जैक्ट नहीं रखा जा सकता है। तो अगर यहाँ पर भी रखेगा तो वो 2.51 लिख सकता है या फिर 2.52 भी लिख सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 2.5 ही एग्जैक्ट वैल्यू था या फिर 2.51 एग्जैक्ट वैल्यू था। तो इस लास्ट वाले अंक में क्या होता है, संदिग्धता होती है, यानी अविश्वसनीय होता है। इसलिए लास्ट के अंक को हम क्या मानते हैं, अविश्वसनीय या फिर संदिग्ध। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय अंक। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद है ये बात तो समझ में आ गई होगी, इससे आप इस परिभाषा को समझ सकते हैं। अब हम सार्थक अंक ज्ञात करने की कुछ विधियां बताएंगे कि कैसे हम किसी अंक में सार्थक अंकों की पहचान करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट होगा, यहाँ पर सार्थक अंकों की विशेषताएं भी लिख सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, देखिए हम अंकों को बताएंगे, डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके मेरी बातों को सुन करके उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप अपने शब्दों में देखिए, किसी अंक में दशमलव के वे सभी अशून्य, किसी दशमलव वाले अंक में दशमलव से पहले यदि कोई अशून्य अंक नहीं है, मान लीजिए हमने ये डिजिट ले लिया 00.12, ये हमने अंक ले लिया और इसमें दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है। अशून्य का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, अशून्य का मतलब होता है 1 से 9 तक की संख्याएं, और शून्य का मतलब तो आप जानते ही हैं, शून्य ही होता है। ठीक है, तो अशून्य अंक ना हो मतलब कोई नंबर ना हो 0 के अलावा, तो इन सब को हम सार्थक अंक नहीं मानते हैं। दशमलव के बाद के ही अंकों को सार्थक माना जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। ये हुआ। और दूसरा पॉइंट होगा, देखिए यहाँ पर आप चाहें तो इसे शब्दों में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर बता रहे हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, यदि किसी संख्या में दशमलव से पहले कोई भी अशून्य संख्या ना हो तो तो वे सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं, केवल दशमलव के बाद के अंकों को ही लिया जाएगा। क्लियर। इसी तरह से यदि इसी को हम 12.00 लिख दें, ठीक है, यदि दशमलव के बाद के जो शून्य होते हैं, यदि दशमलव के पहले कोई अशून्य संख्या है तो दशमलव के बाद के जो शून्य होते हैं वे सभी सार्थक माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि इसके बाद माना जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसके बाद तीसरा हमारा स्टेप होगा कि दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद यदि दशमलव के पहले, ध्यान दीजिए मैं पहले डिजिट लिख दूं 0.067, मैंने ऐसा लिख दिया, या फिर और भी 0 मैं लिख सकता हूं। ठीक,
यहाँ पर ये पॉइंट होगा, यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के बाद यदि शून्य है और उसके बाद अशून्य अंक है तो इससे पहले के शून्यों को हम सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं लेते हैं। तो क्या बता सकते हैं इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी डियर स्टूडेंट? 2 होगी। ठीक है। अब यहाँ पर यदि इसी में चौथा पॉइंट लें, यदि यहाँ पर दशमलव के बाद कोई शून्य है तो पहले दशमलव के पहले अशून्य नहीं है और दशमलव के बाद शून्य आता है तो उसे हम सार्थक अंक नहीं लेते हैं, पर किसी अशून्य संख्या के बाद अगर 0 आ जाएगा तो उसे हम सार्थक अंक ले लेंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये 0 नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये दशमलव मतलब इस अशून्य अंक के पहले है और इसके पहले कोई भी अशून्य अंक नहीं है, इसलिए केवल इन्हीं को हम सार्थक लेंगे। यहाँ पर ये पूरा और ये यहाँ पर इतना। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, चौथे नहीं 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट ये है कि यदि किन्हीं दो अशून्य अंकों के बीच के सभी जो शून्य होते हैं वो सार्थक माने जाते हैं। क्या हमने कहा? बातों को मेरी ध्यान से सुनिएगा। 2 अशून्य अंकों के बीच मतलब 2 संख्याओं के बीच के जो शून्य होते हैं वे सभी सार्थक माने जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 0 5 0 0 6, तो इतने सारे अंक हैं। इन अंकों के बीच के ये शून्य जो होंगे वे सार्थक माने जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम दशमलव में भी ले लें, जैसे 10.005 हमने लिखा तो ये भी सार्थक माना जाएगा और इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? हमारे 5 हो जाएगी। इसे भी हम इसी की श्रेणी में लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर बगल में लिख सकते हैं जो भी मेरे द्वारा बोले जा रहे हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक ले रहे हैं, छठा टॉपिक। छठा टॉपिक क्या है? यदि किसी एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदला जाए, ठीक है। जैसे हमने लिखा 15 मीटर, ये क्या है? यमकेएस पद्धति में है और इसके बाद अगर इसे हम सीजीएस पद्धति में बदलें तो 15 मीटर बराबर हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 1500 सेंटीमीटर। और ये हमारी सीजीएस पद्धति है। तो सार्थक अंकों की संख्या पहले वाले मान के बराबर होगी। क्या होगी? पहले वाले सार्थक अंक, इसमें कितने सार्थक अंक थे? 2। तो यहाँ पर हम कितने सार्थक अंक लेंगे? 2 ही सार्थक अंक लेंगे, भले ही इसमें है। इसी तरह से और भी आप यहाँ पर एक और नियम लिख सकते हैं। यदि किसी संख्या के बगल में कोई मात्रक न लिखा हो तो उसमें केवल अशून्य अंक के बाद अगर 0 होंगे तो वे सारे 0 जो होंगे अर्थात शून्य होंगे उन्हें हम सार्थक नहीं लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पर है 8000, तो 8000 में सार्थक अंकों की संख्या, भले ही हम इसे 8000 पूरा पढ़ रहे हैं, इस 0 का महत्व तो है, पर इसके बाद यदि कोई मात्रक नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सार्थक अंकों की संख्या में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। केवल 1 ही सार्थक अंक होगा। इन ज़ीरोज़ को हम सार्थक अंक क्या करेंगे? नहीं लेंगे डियर स्टूडेंट। आई बात समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते चलें। हम देखेंगे डियर स्टूडेंट अगला पॉइंट। यदि कुछ संख्याएं जोड़ में हों या घटाव में हों, ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग के अंदर हों, तो उनका जो रिजल्ट यानी परिणाम या आंसर आएगा उसमें सार्थक अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे, सपोज मान लीजिए कि जोड़ के लिए हम देख रहे हैं। जोड़ के लिए मान लीजिए एक संख्या है 2.3 और 5 सपोज ये सेंटीमीटर में है और इसमें हमको जोड़ना है
7.5 सेंटीमीटर। जब इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास संख्या निकल कर आएगी, 5 यहाँ पर उतर जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा, और इसके बाद 7 2 9 हो जाएगा। इस तरह से ये रिजल्ट हमारा निकल कर आएगा। अब अगर पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो आंसर जितने को हमने ऐड किया उसमें सबसे कम अंक पर दशमलव किस स्थान पर है। तो यहाँ पर जैसे इसमें 2 स्थान पर दशमलव है, इसमें एक ही स्थान पर दशमलव है, तो हम अपना जो आंसर है वो भी एक ही स्थान पर रखेंगे, सबसे कम दशमलव स्थान वाले पर। तो 1 अंक पर इसे रखना चाहेंगे तो ये लगभग हमारा बराबर हो जाएगा 9.8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या हम चेक करेंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, यही काम आपको घटाव में भी करना है। ध्यान रखिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 ही अंक हैं, अगर 2 से अधिक 3 4 5 6 7 बहुत सारे अंक हो जाएं, तब भी आपको क्या करना है, सबसे कम स्थान पर जिसमें दशमलव रहेगा उतने को ही पहले हम ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम संख्या को निर्धारित करेंगे। ठीक है, यही चीज़ आपको क्या करना है, घटाव में करना है। ठीक है, इसी प्रकार घटाव में भी। ठीक, और गुणा में करें तो क्या हो जाएगा, गुणा में देखेंगे यही प्रक्रिया होगी, जैसे हमने कर दिया यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई कर लिया 1.75 में। ठीक है, तो इसमें भी वही बात होगी, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद फिर कम से कम दशमलव स्थान वाले अंक को देखेंगे और उतने ही सार्थक अंक हम लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 25 पंजे हो जाएगा 125 के 5 और हासिल 12 और 25 सत्ते हो जाएगा 175। ठीक है, तो 175 में हम 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 1 8, ये हो जाएगा 187 के साथ हासिल कितना हो जाएगा 18, फिर 25 से कम 25 और 18 इसमें ऐड करेंगे, 25 5 30 10 40 3 43। ठीक है, तो इतना हो गया। और कितने अंक पर दशमलव हम रख रहे हैं, 2 स्थान पर यहाँ है, 1 स्थान पर यहाँ, तो कुल मिलाकर हम यहाँ तो रखेंगे 3 स्थान पर ये लगभग बराबर हम कितना लेंगे, सबसे कम स्थान पर दशमलव यहाँ है तो इसको ले लेंगे, यानी यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 दशमलव, यहाँ पर ये इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 से इसमें एक ऐड कर लेंगे, ये 4 यहाँ पर ये कर लेना है। ठीक है, इतना। अब इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम जोड़ घटाव गुणा भाग में भी सार्थक अंकों की संख्या को देख सकते हैं, लेकिन पहले डिसाइड नहीं होगा, जब उसका आंसर आएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर यहाँ पर 5 है तो इसमें भी हमें ऐड कर देना चाहिए, ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्यों ऐड कर दिया, जैसे यहाँ 3 है 7 है लास्ट में, तो यहाँ ऐड कर लिया। तो देखिए जितने अंक तक हमें क्या करना होता है, मान ज्ञात करना होता है दशमलव के बाद। अगर उसके बाद वाली संख्या 5 या 5 से अधिक हुई तो क्या करते हैं, उसके पहले वाली संख्या में एक जोड़ देते हैं, और अगर कम है तो नहीं जोड़ा जाता है। इसके लिए भी अगला टॉपिक हम करेंगे, अंकों को पूर्णांकित करना, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कितने स्थान पर दशमलव के कितने स्थान तक हम अंकों को लेंगे, तो कब संख्या जोड़ी जाएगी कब नहीं जोड़ी जाएगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अंक को पूर्णांकित करना। तो देखते हैं कि कैसे अंक को पूर्णांकित करते हैं। सबसे पहले ये बात समझें कि पूर्णांकित करने का क्या अर्थ होता है। ठीक है, अच्छा, इसके पहले छोटे क्लासों में आप लोग निकटतम रूप पढ़े होंगे। क्या होंगे, निकटतम रूप। ठीक है, तो निकटतम रूप ही पूर्णांकित करना भी है।
तो पूर्णांकित करने का मतलब दशमलव के जितने स्थान तक हमें मान निकालना होता है उसी अंक को शुद्ध रूप में व्यक्त करना, यानी पूर्ण रूप में व्यक्त करना पूर्णांकित करना कहलाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा पहला पॉइंट है कि कोई संख्या है जिसमें है 3.72। ठीक है, तो मान लीजिए हमें एक अंक तक पूर्णांकित करना है, मतलब एक ही अंक लेना है दशमलव के बाद एक ही अंक रखना है। तो और उसके बाद वाली संख्या यदि 5 से अधिक है तो क्या होगा, उसमें एक जोड़ दिया जाएगा, अन्यथा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ देख रहे हैं 7 के बाद वाली संख्या 5 से कम है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसका पूर्णांकन जो होगा वो हो जाएगा 3.7 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद की संख्या 2 है, 5 से कम है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं यदि अंक के बाद की संख्या 5 से कम हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर दूसरा पॉइंट लें इसी के विपरीत, यदि ये दूसरा अंक ले लें 3.7 और 8 ले लें, तो यदि 5 से अधिक है, यहाँ पर इसका विपरीत लिख लेंगे, ऐसे ही सब कुछ सेम रहेगा, बस सिर्फ आपको लिखना है कि यदि बाद की संख्या 5 से अधिक है तो उसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ये 5 से अधिक है तो पूर्णांकित जब करेंगे तो 3 कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, आप शब्दों में यहाँ पर लिख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बहुत आसान है, हम बोलते रहेंगे, आप चाहें तो नोट कर लेंगे। ठीक, हमारा तीसरा पॉइंट होगा क्या, यदि बाद की संख्या, यहाँ पर यदि बाद की संख्या 5 है और उसके बाद, एक बार फिर से सुनिएगा, यदि कोई संख्या है जिसमें पूर्णांकित करने वाले अंक के बाद की संख्या सिर्फ 5 ही आ जाए, ना तो 5 से कम हो ना 5 से अधिक हो, तब क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम ये देखेंगे कि उसके बाद की संख्या भी क्या कोई पूर्णांक है, यदि पूर्णांक है तो उसमें एक जोड़ दिया जाएगा। जैसे, ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, 3.75 ही आ जाए, यदि पूर्णांकित करना है हमको 7 को और इसके जस्ट बाद वाली संख्या सिर्फ 5 ही आ जाए, ना तो 5 से ज़्यादा हो ना कम हो, तब क्या करेंगे, तब हम ये देखेंगे कि इसके बाद की संख्या कोई पूर्णांक है। यदि ये 5 के बाद वाली संख्या कोई पूर्णांक होगा तब इसमें 5 होने पर एक जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इस कंडीशन में 3 ये हो जाएगा आपका 8। ठीक, यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं यदि अंक के बाद की संख्या, यदि अंक के बाद 5 हो तथा 5 के बाद भी कोई पूर्णांक हो, तब एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो एक जोड़ दिया जाएगा। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, यदि बाद की संख्या 5 के बाद भी कोई पूर्णांक है तब तो एक जोड़ दिया जाएगा, लेकिन सपोज मान लीजिए कि वही पूर्णांक ना हो, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा पूर्णांक की जगह पे हम ये लिख लें अशून्य, क्या हो, अशून्य।
ऐसा रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आगे, ठीक है। अशून्य होगा तो 1 जोड़ देंगे। अब अगला देखते हैं, यदि मान लेते हैं 3.75 मैंने लिख दिया और यहाँ अशून्य ना होकर शून्य हो जाए, तब इस कंडीशन में देखेंगे कि यदि पूर्णांकित करने वाला अंक विषम होगा तब तो 1 जोड़ा जाएगा, ठीक है, तब भी 1 जोड़ दिया जाएगा। तो 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक। अब यहाँ पर लिख लें, चाहे तो इसे अपने शब्दों में, यदि ये अंक के बाद 5 हो तथा 5 के बाद 0 हो तो यदि पूर्णांकित करने वाली संख्या विषम है, क्या है, विषम है, तब 1 जोड़ दिया जाएगा, तब भी 1 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त यदि 0 है और उसके पहले विषम ना होकर सम हो जाए, मान लीजिए यही ऐसा होता 3.850, ठीक है, तब क्या होगा, अगर ये 5 के बाद 0 है और इसके पहले सम संख्या होगी तो 5 होने पर बढ़ाया नहीं जाएगा, वो वैसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब ये हो जाएगा 3.8। देखिए स्टूडेंट, ये ऊपर के 2 पॉइंट्स तो बहुत ही नॉर्मल थे, पर ये थोड़ा सा स्पेशल है। आप इतना लर्न कीजिए, इसके बाद मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।